नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा है और 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा मलेशिया का दौरा होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मलेशिया दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए मलेशिया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ये दौरा मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। और विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया है कि ये दौरा जो है वो भारत का आसियाना देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना और मलेशिया के साथ साथ सहयोगों को लेकर उसको आगे बढ़ना है। और उन्होंने ये भी बताया है कि यात्रा में 10 साल से मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नाइक को मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भारत इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर यह मामला उठा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान 8 फरवरी को भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक भी होने वाली है और ऐसे में इसके अलावा प्रधानमंत्री मलेशिया के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इस दौरान दोनों देश ये देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच बनी ये जो पार्टनरशिप है अब तक कितनी डेवलपमेंट हुई है और आगे क्या हो सकता है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए मलेशिया के दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और 2 दिवसीय मलेशिया दौरा बताया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा मलेशिया दौरा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 दिवसीय मलेशिया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ने भारत पर लगाए है 25% टैरिफ जुर्माना हटा दिया है और ऐसे में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का नया फॉर्मूला तैयार। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेड डील वर्कफ्रॉम पर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। विकसित भारत की ओर कदम, पीएम मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया होगा मजबूत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप के डील को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ट्रंप ने भारत पर लगाया जो 25% का टैरिफ जुर्माना था, फिलहाल उसे हटा दिया है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का नया फॉर्मूला जो है वो लागू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर लगा पेनल्टी टैरिफ को फिलहाल हटा दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे उसे अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है जो कि अगस्त 2025 में यूक्रेन में रूस की कार्रवाई से संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लगाया गया था। अमेरिका ने इस संदर्भ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया है। हालांकि शर्त भी जोड़ दी गई है कि अगर भारत ने फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो अतिरिक्त ड्यूटी संभव है। बता दें कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के मामले पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने बता दें कि एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ग्रेट न्यूज बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये दोनों देशों के बीच भरोसा, निवेश और तकनीकी सहयोगों को मजबूत करेगा। ऐसे में फ्रेमवर्क से भारत के किसानों, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप और मछुआरों को नए अवसर मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि समझौता भारत और अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूएस ट्रेड डील पर तेल को लेकर जो जुर्माना लगाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। मेक इन इंडिया मजबूत होगा। भारत पर लगा 25% का जो टैरिफ था वो हट गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको
ट्रेड होम डील पर फ्रेमवर्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। बड़ी जानकारी आपको दे दे और इस खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिका ने रूस से जो तेल खरीदने के मामले पर भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था, फिलहाल उसे हटा दिया है। भारत के लिए कितनी बड़ी ये चीज है, नवीन जी? नहीं माही जी, देखिए ऐसा है कि अभी ये जो ट्रंप ने किया है, ये अचानक से कृपा कैसे बरसी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जिस ट्रंप ने भारत सरकार को लेके और भारत के रूस से तेल खरीदने को लेके लंबे चौड़े टैरिफ लगाए और भारत की सरकार ने ये कहा भी कि हमको 5,40,000 करोड़ का लाभ हुआ है रूस से तेल खरीदने में। बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका से तेल लिया जाएगा, आपके वेनेजुएला से आप इंपोर्ट करेंगे, तो उस पर क्या भारत को लाभ होगा? और आखिर ऐसी क्या है कि आप कभी कभी मोदी जी कहते हैं रूस हमारा बहुत पारंपरिक मित्र है, बहुत बड़े संबंध है, और अचानक से आपने एकदम से खरीद में 60% की कटौती कर दी और 40% अब आप ले रहे हो। मुझे लगता है धीरे धीरे आप वो भी बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली किस कीमत पर ये हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज, आपने किसानों के हितों को ताक पर रख दिया, किसान के हितों को ताक पर रखकर आप समझौते कर रहे हैं वहां से, और अभी तक स्पष्ट नहीं है अमेरिका का वाशिंगटन जो बोल रहा है। वाशिंगटन की जो खबरें आ रही है उसमें आ रहा है कि भाई कृषि उत्पादों का भी निर्यात करेंगे भारत को, लेकिन भारत की सरकार और पीयूष गोयल कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब 4-5 दिन में हम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा एपस्टीन फाइल्स का भी मामला चल रहा है। जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी के ईमेल्स और एपस्टीन की ईमेल्स सार्वजनिक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा खुलासा होने वाला है और कहीं ना कहीं सरकार इससे बचती दिख रही है, कुछ बोल नहीं रही है। ना भारतीय जनता पार्टी बोल पा रही है, ना उनके प्रवक्ता, ना बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, पीयूष गोयल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इसको बड़ा खबर बताया और लिखा है कि भारत में हीरो के दाम, विमान के पुर्जों जो है, ये सब पर टैरिफ जो लगा था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो भारत के लिए काफी फायदेमंद हो गया है। नहीं, सवाल इस बात का है माही जी कि कभी जब रूस से तेल खरीदते हैं तो कहते हैं हमारा मास्टर स्टॉक है। बिल्कुल। अमेरिका टैरिफ लगाता है तो इधर अपना कुछ बैकफुट पे आ जाते हैं, यूरोप से समझौते करने लगते हैं, फिर कहते हैं मास्टर स्टॉक है। अब ट्रंप ने रूस से आपने तेल खरीदना बंद कर दिया और आप अमेरिका के साथ चले तो कह रहे ये भी मास्टर स्टॉक है। आखिर इनका अपना कोई स्टैंड है भारत सर? ऐसे तो नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत दबाव में आ गया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। की बात कहूंगा कि एपस्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद बहुत दबाव में है भारत। मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे फाइलों के खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बढ़ जाएगी और वो बैकफुट पर जिस तरीके से संसद में नजर आई प्रधानमंत्री, मतलब कितना ताज्जुब की बात हो गई कि अपने ही देश के अंदर, अपने ही सदन में, जिसके नेता सदन प्रधानमंत्री को कहा जाता है, वहां उनको खतरा पैदा हो गया। अब आप देश की 140 करोड़ की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकते जब आप अपने ही सदन में अगर अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं? किस तरीके से ओम बिरला जी ने कह दिया नहीं तो प्रधानमंत्री जी को खतरा था, बिल्कुल, तो फिर FIR क्यों नहीं कर? अजब तरीके का सिस्टम चला रही है इस सरकार में। तो ये भी तो हुआ है ना कि अमेरिका ने जो भारत पर आयात होने वाले उत्पादों पर 25% का जो टैरिफ लगाया था उसको भी खत्म कर दिया है। अमेरिका ज्यादा मेहरबान है भारत पर। मैं खत्म नहीं किया है, 25 से 18 पर लेके आए, पहले 50 था, 18 पर लेके आए, जीरो नहीं किया। भारत के यहाँ जो भी इंपोर्ट होगा अमेरिका से वो जीरो है। आखिर क्यों नहीं हमने बराबर की समानांतर शर्तें रखी? अगर वो हम पे 18 लगा रहे तो हम भी कम से कम उन पे 15 तो लगाते। बिल्कुल। ये क्यों मजबूरी है? क्या इस वन साइडेड एग्रीमेंट हो रहा है कि ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं और मोदी जी यस सर करते चले जा रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे में सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा, वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? नहीं, देखिए ऐसा, वेनेजुएला से आप अगर तेल खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर वो शक्ल वेनेजुएला की है, वहाँ की डील सारी अमेरिका कर रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया, किडनैप किया और उसके बाद अपने जेल में डाल दिया, वो दिखाई दे रहा है कि अब अमेरिका के नियंत्रण में वेनेजुएला है। तो वहाँ जो भी डील हो रही है, जिस तरीके से आप खरीद रहे हैं, वो सारा अमेरिका की शर्तों पर, अमेरिका के रेट पर, अमेरिका के साथ आपको डील करनी होगी, वही होगा भी वहाँ पर। इस तरीके की चीजें जो हो रही है वो कहीं ना कहीं विश्व के अंदर एक अस्थिरता, एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा करती है। और ट्रंप को क्या है कि ट्रंप अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जिस तरीके से एपस्टीन के बाद में बहुत जिम्मेदारी कहूंगा, एपस्टीन
फाइल सामने आने के बाद डिक्टेट कर रहे हैं, और मोदी सरकार डिक्टेट हो रही है। अब इसकी लिमिट देखनी पड़ेगी, किस लेवल तक डिक्टेशन जाता है ट्रंप का भारत सरकार की तरफ से। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो है वो अब सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादकों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को फिलहाल खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेशों के मुताबिक संशोधन जो है वो 18% टैरिफ व्यवस्था आज से लागू होगी और ये आदेश आज से प्रभावित होगा। इसके बाद से भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले उत्पादकों पर 25% अतिरिक्त जो टैरिफ था उसको हटा दिया गया है। व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के अनुसार भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% आयात शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए गए हैं, जिसके तहत ये अतिरिक्त शुल्क जो है लगाया जा रहा है। ये आदेश उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा जो आज या फिर उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेगी या फिर वेयरहाउस से निकाली जाएगी। यानी इस तारीख के बाद से भारत से आने वाले उत्पादकों पर अतिरिक्त 25% टैक्स नहीं लिया जाएगा। बड़ी जानकारी दे दें कि भारत पर 18% टैरिफ जो था वो आज से लागू हो गया है। अमेरिका की तरफ से ये अब बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका ने हटाया था 25% टैरिफ और इसके बाद से ये आदेश जो है उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा जो आज या उसके बाद से, यानी कि आज के बाद से अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेगी या फिर वेयरहाउस से निकाली जाएगी। आज के बाद से अगर कोई भी सामान या फिर कुछ भी चीजें लेंगे जिस पर अब ये टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि आज की तारीख के बाद से भारत से आने वाले उत्पादकों पर अतिरिक्त 25% का जो टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से, जहां पर अब भारत पर 18% का जो टैरिफ था वो खत्म हो गया और आज से ये चीजें जो हैं अब लागू हो चुकी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पटना से गिरफ्तार किए गए हैं। घर किराए पर लेकर कब्जाने का आरोप है और 31 साल पुराने केस में पटना से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से। बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और उन्हें 31 साल पुराने मामले में पटना से गिरफ्तार किया गया है। IGIMS अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, जिससे उनके समर्थकों में जो है वो चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में वहां पर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। समर्थकों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, चिंताएं देखने को मिल रही है। तो वहीं पुलिस टीम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद से उन्हें गर्दनियाबाग थाना लाया जाएगा और इसके बाद से आज 11 बजे के बाद पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बताया जा रहा है कि उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया और इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है। समर्थक इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रहे हैं। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटना के गर्दनियाबाग में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया। मकान मालिक के बाद में जानकारी हुई थी और उसके मकान का इस्तेमाल सांसद का ऑफिस चलाने के लिए किया गया था और इससे पहले मकान को किराए पर लेते वक्त इस बात को छिपाया गया था। बड़ी जानकारी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है। ऐसे में पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पर एक
उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निर्देशक थल सेना जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इकोसिस्टम को मोदी सरकार के समन्वय प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया है। अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने के लिए कई तरह के उपायों पर चर्चा की गई। और ऐसे में देश भर में आज ऐप बेस्ट जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल है। तेलंगाना गिग डेवलपमेंट जो है वो गिग वर्कर्सों की ये हड़ताल है और ऐसे में वर्कर्सों ने इस हड़ताल को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। और ये हड़ताल जो है वो ड्राइवरों की घटती कमाई और बढ़ते शोषण और सरकार की ओर से न्यूनतम बेस फेयर तक ना किया जाए, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इसमें जो है ओला, उबर, रैपिडो और साथ ही अन्य ऐप जो हैं वो इन सेवाओं में जुड़े हुए हैं और इनके ड्राइवर जो है इसमें शामिल है। यूनियन के मुताबिक इस दौरान कैब और बाइक टैक्सी सवार जो हैं वो सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। यूनियनों के मुताबिक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और गाइडलाइन जो 2025 मौजूद होने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक न्यूनतम बेस फेयर्स को नोटिफाई नहीं किया है और इसका फायदा जो है उठाकर एग्रीमेंट कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय कर रही हैं। यूनियनों का आरोप है कि कंपनियां किराया कम करती जा रही हैं जबकि सारा ऑपरेशनल जोखिम ड्राइवरों पर डाल दिया जाता है। इसके काम के घंटे लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी कमाई लगातार घट रही है और इसको लेकर आज जो है वो देशव्यापी हड़ताल कर दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज ओला, उबर और रैपिडो सर्विस बुरी तरह से प्रभावित होगी। ऐसे में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जांच पड़ताल कर ले क्योंकि देश भर में ऐप बेस्ट जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं। घटती कमाई और शोषण का उन्होंने आरोप लगाया है। ओला, उबर और रैपिडो सर्विस वाले इसको लेकर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि जो रैपिडो और बाइक वाले हैं वो आज हड़ताल पर हो सकते हैं। ऐसे में ओला, उबर और रैपिडो सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देश भर में ऐप बेस्ट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की आज हड़ताल देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज संगठन की विशेष बैठक करेंगी। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। बसपा अगले विधानसभा चुनाव के लिए लंबे समय से तैयारी में जुटी है। इसके लिए पूर्व में जिलों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों की इकाइयों तक को संगठन विस्तार, मतदाता सूची में अपने समर्थकों के नाम जुड़वाने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए थे। वहीं भाईचारा कमेटी को भी पार्टी की रणनीति के हिसाब से काम दिया गया है। बैठक में मायावती विस्तार से अब तक हुए कार्यों की जानकारी लेंगी। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो अपने कोर वोट बैंक को सहेजने के साथ साथ सोशल इंजीनियर की रणनीति भी समझाएंगी। बसपा प्रमुख इस बार ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने पर भी जोर दे रही हैं और इस दिशा में भी निर्देश दिया जाएगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बस यात्रियों को टक्कर मार दी है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये यात्री स्लीपर बस से उतरकर खड़े हुए थे और तभी एक कंटेनर आया और अनियंत्रित होकर यात्रियों को रौंद डाला। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सुरीर थाना इलाके का बताया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के बता दें कि 88 के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये स्लीपर बस नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी और इस हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए भागे और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई।
बड़ी जानकारी बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बस से उतरे लोगों को कंटेनर ने कुचल दिया है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में बस से उतरकर लोग नीचे खड़े थे और इस दौरान अनियंत्रित टैंकर ने उन्हें कुचल दिया और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत काम शुरू कर दिया है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। घायलों को वहां पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है और अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने धमाके के मारे गए लोगों के लिए शोक भी जताया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि घायलों को जल्दी ठीक होने की दुआ की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। तो वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए भीषण आत्मघाती हमले के लिए पड़ोसी देश खास तौर पर भारत और अफगानिस्तान पर उंगली उठाई है, जिसके बाद से भारत ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को बेबुनियाद और बेकार बताया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भी पाकिस्तान को आलोचना करते हुए कहा है कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पड़ोसियों को दोष देती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मस्जिद हमले की निंदा करते हुए मासूम नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की गई है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के भारतीय संबंध के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया गया है। MEA ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ढांचों को अंदर से खोखला करने वाली समस्याओं से निपटने की बजाय दूसरों को दोष देकर खुद को भ्रमित करता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।